Morning everyone. Today is 2nd of October and we are here to solve most complicated issue of the students, what to read in The Hindu and basically The Hindu को हम कैसे पढ़े, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमारा जो टाइम है वो कम वेस्ट हो और हम न्यूज़पेपर को ईजिली और एफिशिएंट वे से पढ़ पाए, ताकि इसमें से जो एग्जाम्पल्स केस स्टडी हमें मिले हम उसे अपने मेंस के एग्ज़ाम के साथ, मेंस के जो टॉपिक होते हैं हमारे स्टैटिक सिलेबस के साथ, उसको लिंक कर सके और वो चीज़ हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर ही यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट ग्रॉस जीएसटी। सबसे पहले तो आपको जीएसटी पता होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट आप सभी को पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो 2017 से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, या फिर आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ग्रॉस जीएसटी क्या होता है। देखो, ग्रॉस भी होता है और नेट जीएसटी भी होता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि किस जीएसटी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रॉस जीएसटी की। तो क्या फ़र्क होता है, देखो ग्रॉस जीएसटी तो हमने जो जितना ग्रोसली जीएसटी कलेक्ट करा है, जितना जीएसटी एक मंथ में या एक साल में इकट्ठा हो रहा है, उसे बोल रहे हैं हम ग्रॉस जीएसटी। बट जो नेट जीएसटी होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है जो जीएसटी है उसमें रिवर्स चार्ज देना पड़ता है, यानी कि जो चार्ज है, जो शॉपकीपर है वो जो जीएसटी पे कर रहा है वो अपना जीएसटी क्लेम भी करता है कुछ बाद में, कुछ परसेंटेज, उसको रिवर्सिबल चार्जेस बोलते हैं, रिवर्सिबल टैक्सेस बोलते हैं ना, जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ना, वो क्लेम करता है। वो पे करने के बाद जितना जीएसटी कलेक्शन बचता है उसे हम बोलते हैं नेट जीएसटी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ये टोटल जितना कलेक्ट होता है और नेट जो होता है वो पे करने के बाद जितना क्लेम किया है ना, जो शॉपकीपर हैं या जो भी कंज्यूमर या कोई भी है, उसके बाद जो जीएसटी बचता है उसे हम नेट जीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूज़ आई है उसमें बात हो रही है कि जो ग्रोस जीएसटी का जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गया इन द मंथ ऑफ सितंबर। इससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एक आइडिया रहना चाहिए कि कैसे क्या चल रहा है। जैसे जहाँ भी जीएसटी का कोई क्वेश्चन आएगा, इवन प्रीलिम्स में ट्रेंड्स पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको थोड़ा सा बस आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसी पेज पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है ना, जो ऑयल फर्म्स हैं उन्होंने जो प्राइसेस रेज कर दिए हैं एविएशन टर्ब्यूनल फ्यूल के और एलपीजी के। ये वो वाला फ्यूल है जो हमारे एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यानी एरोप्लेन्स उन सब चीज़ों में यूज़ होता है एयर इंडस्ट्री में, और ये आपको पता है एलपीजी का जो हमारे घरों में सिलेंडर यूज़ होते हैं। तो दोनों के प्राइस राइज की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें नहीं जाना, बट यहाँ से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे GS3 के लिए। ठीक है, GS3 में क्वेश्चन आ सकता है, GS1 में भी आ सकता है। GS1 में किस तरीके से आएगा, सोसाइटी वाले टॉपिक पे, कि इसका जो हमारी डे टू डे लाइफ है, हमारी सोसाइटी है, उस पर कैसे इम्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ना एक चीज़ समझनी है कि क्यों इंडिया इतना डिपेंडेंट है ऑयल पर। आपको पता है इंडिया में इतना ऑयल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन नहीं है, हम मोस्टली मंगाते हैं सऊदी अरेबियंस, मतलब जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से, और रसिया से। अब आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसलिए हमारा वहाँ से इंपोर्ट इम्पैक्ट हुआ है। ईरान से मंगाते थे, वहाँ पर यूएसए ने टैरिफ लगा रखे हैं और हमारी अब ईरान के साथ उतनी अच्छी रिलेशन नहीं रही, तो वहाँ से भी हमारा इंपोर्ट इम्पैक्ट हो रहा है। फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में भी वो ये ना प्राइस राइज चल रहा है, और फिर वही वाली बात है कि एक ही सोर्स है हमारे पास ऑयल मंगाने का, तो वो कंट्रीज प्राइस राइज करते हैं, अपनी मनमानी थोड़ी चलती है, तो उस वजह से डायरेक्टली इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब इंडिया इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या कर सकता है, अल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ मूव कर सकता है, जैसे कि बायोफ्यूल्स है ना। तो इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रहेगा, खुद का ऑयल बना पाएगा और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके मेंस में यूटिलाइज होंगे, है ना। फिर इसी के लिए बायोफ्यूल्स के लिए आपको पता भी जो G20 समिट हुआ था उसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात हुई थी। फिर वहीं पर जो सऊदी अरबिया के साथ हमारे लिंक अच्छे हों, ऑयल अच्छे से आराम से हम इम्पोर्ट कम प्राइस में कर पाएँ, तो आपको पता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, केबल बिछाए जाएंगे ताकि ऑयल जो है डायरेक्टली सप्लाई हो सके। तो ये सारे पॉइंट देखो मैंने देखा आपने कैसे इंटरलिंक किया है मैंने G20 की समिट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, एक छोटे से न्यूज़ से, है ना। तो ऐसे आपके मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको हर जगह से पॉइंट्स उठा के वहाँ पे लिख के आ जाने होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर ये एडिटोरियल आया है अबाउट चेंजेस इन मालदीव्स।
तो मालदीव्स है ना, जो वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई है अभी, तो उसके बारे में न्यूज़ है कि जो इंडिया है उसको ऑब्वियसली हमारे मालदीव्स के साथ उतने अच्छे रिलेशन अभी पिछले टाइम से नहीं चल रहे थे, है ना। और इवन जो चाइना है वो क्लोज होता जा रहा था मालदीव्स के, और मालदीव्स आपको पता है इंडियन ओशियन में पड़ता है। अराउंड 60% वहाँ पर जो लोग हैं, आई थिंक 60% से ज़्यादा भी वो इंडियन ओरिजिन के, तो हमारे वहाँ से मालदीव्स के साथ रिलेशन अच्छे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी बारे में कि हमें अब रिलेशन इंप्रूव करने होंगे, कैसे हम वहाँ पे कर सकते हैं। आपको पता है मालदीव्स में इंडिया से कितना टूरिस्ट जाता है, कितना टूरिज्म है हमारा ना, तो मालदीव्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है इंडिया के रिलेशंस का। तो उसी बारे में आपके पास थोड़ा टाइम है तो पढ़ लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिया, पॉलिटिकली ज़्यादा डाला है यहाँ पर। 1-2 दिन में इसके बारे में और आर्टिकल आएंगे, एडिटोरियल बिल्कुल आएंगे इसके बारे में, तो वहाँ से आप पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, आर्टिकल आया है अबाउट वखाती, एक ट्राइब है तमिलनाडु में। मेरे को प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना कि ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तमिलनाडु से, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी यहाँ पर ना बहुत मतलब हुआ क्या था, मैं बैक ऑफ स्टोरी आपको बताऊँ तो जो एक वखाती ट्राइब है वो रह रही थी तमिलनाडु के ईस्टर्न घाट्स में। तो उसके बाद पुलिस है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, पुलिस है कुछ लगा लो, है ना, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जाके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया, काफ़ी लोगों पे टॉर्चर किया, लोगों को काफ़ी चीज़ें ख़राब कर दी। तो कि भाई वहाँ पे जो वो लोग रह रहे थे फॉरेस्ट में, तो वहाँ से हटाने के लिए उनको, तो सिर्फ हटाया है नहीं, उन पे काफ़ी चीज़ें आप पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा, टॉर्चर किया उनको। तो उसके बाद केस स्टार्ट होता है वहाँ के जो मद्रास हाई कोर्ट में। तो ये केस जीत जाती है ये वखाती ट्राइब, जो सिर्फ 655 लोगों की कम्युनिटी थी, और उसने जो गवर्नमेंट का केस है उसको हरा दिया। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपको केस स्टडी मिल जाती है अपने एसे के लिए। और वहीं GS1 में जहाँ भी ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या हमारी जुडिशरी से रिलेटेड GS2 में क्वेश्चन आएगा ना कि जुडिशरी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पर आप ये मेंशन करोगे कि वो हमेशा जस्टिस सर्व करती है, चाहे लोग अपोजिशन में कितनी ही स्ट्रॉन्ग पार्टी हो। स्टेट था अपोजिशन में, कितनी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, वहीं 655 लोगों का एक आदिवासी ग्रुप जो इतने एजुकेटेड भी नहीं होते, जस्टिस सर्व हुआ और आदिवासी जीत गए। उनको जो अपनी प्रॉपर्टी थी, जो फॉरेस्ट था, उनको जस्टिस सर्व हुआ। तो ये चीज़ आप कहीं भी एथिक्स ऐसे, फिर एथिक्स में मेंशन कर सकते हैं, जुडिशरी रिलेटेड, ट्राइबल रिलेटेड, जहाँ भी क्वेश्चन आएगा आप ये केस स्टडी मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये वही यहाँ पर आप देखोगे ना, वही बात की है कि इट विल बी रिमेंबर्ड एज ए केस वेयर डिस्पाइट इंडिया स्टार्क इनइक्वलिटीज़। तो जो सिविल सोसाइटी है उसको जस्टिस सर्व हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर, यहाँ पर ये आपको पता है 2-3 दिन पहले यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का रिपोर्ट आई थी, है ना। उसका कहना है कि जो इंडिया है इस टाइम 10% है उसकी, जो ओल्डर पॉपुलेशन है इंडिया का 10% पार्ट बनाती है। बट आने वाले टाइम यानी 2045 to 2050 तक ये पॉपुलेशन डायरेक्टली डबल होने वाली है आने वाले 15-20 साल में। यानी हमारी जो पॉपुलेशन का 20% पार्ट है वो ओल्डर होगा, यानी 60 ईयर से ऊपर होगा। ऑब्वियसली अगर एज लोगों की ज़्यादा होगी, 60 साल से बड़े होंगे लोग, तो उनको एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी। इंडिया में ऑलरेडी इतनी सारी डिजीज़ हैं, जिसमें से TB बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है TB इंडिया ना बिगेस्ट बर्डन है, बिगेस्ट सोर्स है TB का। तो उसके बारे में ही बात हो रही है कि कैसे हम जो ओल्डर पॉपुलेशन है, कैसे हम अपने एल्डरली पॉपुलेशन को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे वही सब बात हो रही है कि इसके लिए हमें क्या, 1 अक्टूबर आपको पता है इंटरनेशनल TB डे बनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, है ना। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा ओल्डर पॉपुलेशन, बहुत जगह तो ऐसी जगह वो वॉक नहीं कर पाते हैं ना, तो उनको एक्सेस नहीं है मेडिकल सर्विस की। फिर वो सोशल मीडिया या मोबाइल से, जो आपको पता है बहुत सारी ऐप चल रही हैं जो डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपना जो TB है या अपनी जो डिजीज़ है उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी भी उनको एक्सेस नहीं है। उनके पास आपको पता है 60 में लोगों की रिटायरमेंट हो जाती है या उतना पैसा नहीं होता, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी नहीं रहती, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना। तो ये सारे इशू आते हैं। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेक्निकल मैनेजमेंट ऑपरेशंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो डिजीज़ है उनको टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं। ये पूरा एक आर्टिकल है जिसमें आपको बहुत सारे
जो इशू है और सॉल्यूशन है दोनों के पॉइंट मिल जाएंगे, एक बार गो थ्रू कर लेना और नोट डाउन कर लेना अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये सारी बातें थी। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 11 पर, 10 पर पहले। तो यहाँ पर ये एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसका आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है GS1 में सोसाइटी पार्ट में। जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो रिड्यूस होती जा रही है। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे कि हाउस होल्ड सेविंग्स रिड्यूस होती जा रही है, इसका फीमेल्स पे क्या इम्पैक्ट है, वुमेन्स पे क्या इम्पैक्ट है ना, क्योंकि हाउस होल्ड घर में सबसे ज़्यादा वही रहती है ना। फिर या उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट है, वैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ना एक मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हर चीज़ पढ़ना। तो देखो क्या हो रहा है, आपको पता है लोग कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग सेविंग को इतना अब मतलब प्रेफरेंस नहीं देते सेव करने में, अब कंज्यूम करने में बिलीव करते हैं। आपको पता है लाइफस्टाइल कितना बढ़ रहा है ना, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, टूरिस्ट, ये सब कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो सेविंग, जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती थी पहले है ना घरों में, वो नहीं है। फिर अब लोगों के पास लोन भी ज़्यादा हो रहा है। मेनली वो लोन किसी लिए ले रहे हैं, कंज्यूमरिज्म के लिए, या तो एजुकेशन लोन ले रहे हैं। एजुकेशन भी मतलब कंज्यूमर सर्विस है ना, तो या फिर हेल्थ सर्विसेज के लिए लोन लिया जा रहा है। तो वो सब की यहाँ पर बात हुई है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात क्या, लोन क्यों बढ़ रहे हैं, अब इंटरेस्ट लो हो गया है, ईजिली एसेसिबिलिटी है बैंक सर्विसेज में, है ना। और उसके बाद जो बैंक के अलावा भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं आपको जो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी बातें इसमें हो रही है, एक बार आइडिया ले लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड। तो जो मेनली यहाँ पे बात हो रही है मैं आपको बता दूँ, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ, 32 कंट्रीज़ के खिलाफ जो पोर्तुगीज़ का कुछ यूथ है उन्होंने केस डाला है कि ये प्रॉपरली अपना क्लाइमेट एक्शन नहीं ले रही है। यानी जो इनको अचीव करने चाहिए अपने टारगेट एंड जो मेनली है 2050 तक नेट जीरो होने का, और भी बहुत है, कार्बन एमिशन कम करने का, पेरिस एग्रीमेंट है, वो ये अचीव नहीं कर पा रही है, उसकी तरफ प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्थ पर। तो उस बारे में है ये आर्टिकल, एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, जहाँ भी क्लाइमेट एक्शन की बात होगी। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज, जो डायरेक्टली अपना पेज नंबर 11 पर, 12 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है। देखो आपको पता है जो जयशंकर जी गए हुए हैं न्यूयॉर्क में, वहाँ पर थी उनका समिट, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की समिट थी। तो फिर वहीं पर उन्होंने अटेंड की है। अब एक इंडिया US का मतलब कलेक्शन था, वहाँ पे लोगों ने इंडियन डायस्पोरा के साथ वॉशिंगटन में एक प्रोग्राम रखा था, वो उन्होंने अटेंड किया। तो उनका कहना है कि जो इंडिया US की रिलेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव कर रही है। दोनों इंडिया और US एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इश्यूज होते हैं जो भी राइज उनमें हेल्प करते हैं। और कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे की ज़रूरत भी है। आपको पता है इंडिया साउथ एशिया, ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाइना को बैलेंस करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारी इसमें पॉइंट आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके बाद हम यहाँ से मूव करेंगे, जो लास्ट पेज आता है ना साइंस का, ठीक है, उसमें। तो यहाँ पर पहले ये वाली न्यूज़ पढ़ो। यहाँ पे बात हुई है कारमान लाइन की। कारमान लाइन आपको पता है कौन सी लाइन होती है, जो हमारी 100 किलोमीटर अबो जो लाइन होती है हमारे, उसको हम कारमान लाइन बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं कि इसके बाद यहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस स्पेस को और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको डिफ्रेंशिएट करती है। देखो ऐसी कोई पहले से लाइन है, इन जो वर्ल्ड है, जो ह्यूमन है, उन्होंने क्या कर दिया कि स्टडी करने के लिए इजी रहे एक लाइन डिफ्रेंशिएट कर दिया। बाकी नेचर ने ऐसी कोई लाइन नहीं बनाई है ना, ये एकदम यहाँ से ये नहीं कि यहाँ हो तो आप अलग चीज़ें ही यहाँ सडनली चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस वो एक वही ना इजीली स्टडी करने के लिए एक लाइन बना दी है ना, वो है 100 किलोमीटर और कारमान लाइन। इसको जो क्रॉस कर जाता है उसे हम एस्ट्रोनॉट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस लाइन को क्रॉस करने के बाद इससे जो नीचे रहता है उसको एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते। जो हमारे एरोप्लेन्स है नॉर्मली वो भी इसके नीचे से फ्लो करते हैं, क्योंकि अगर एरोप्लेन इससे ऊपर फ्लो करेंगे तो नेचुरली फ्लो नहीं कर पाएंगे, काफ़ी अलग फिर उनको सिस्टम चाहिए, है ना, इससे ऊपर फ्लो करने के लिए एक प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए, है ना। तो ये बात यहाँ पे हुई है, तो इसके बारे में याद रखना अपनी कारमान लाइन के बारे में। फिर यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट जियोग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन जो जियोग्राफी के नॉर्मल हमारे GS1 में क्वेश्चन आते हैं वहाँ के भी लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कोसी रिवर के बारे में, कोसी रिवर
जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, नेपाल से निकलती है बिहार के थ्रू, है ना, फिर बिहार के थ्रू गंगा में मिल जाती है आगे। इसको बोला जाता है सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि इतनी सारी फ्लड्स आती है। कोसी हर साल जब भी मानसून आता है मोस्टली उसमें फ्लड आती ही आती है, जो काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती है बिहार में, इसलिए उसे सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। और ये काफ़ी शिफ्ट भी होती है इधर उधर, है ना, कभी इधर से मूव करे, फिर थोड़ा सा अपना एरिया शिफ्ट कर लिया, इसकी वजह से, क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो ये जब शिफ्ट होती है तो उसकी वजह से नेपाल और इंडिया में बाउंड्रीज, जो टेरिटोरियल क्लेम भी चल रहे हैं, हमको पता काला पानी आपने सुना होगा, वो कोसी की वजह से ही टेरिटोरियल क्लेम चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये तो बात थी, मैंने कोसी के बारे में आपको बता दी। तो अब बात है कि इसमें इतनी फ्लड आती है, सुपर फ्लड आती है, ये आप देख भी सकते हो इस इमेज में। तो उसके बारे में स्टडी हुई है। साइंटिस्ट का कहना है, देखो क्या होता है, नॉर्मली हिमालय से रिवर निकलती हैं सारी की सारी, जब हाइट से रिवर निकलती है तो वो इतना सारा मतलब इरोड करते हुए बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, रेत को लेकर चल रही होती है। तो बट जैसे ही वो हाइट से ग्राउंड पे आती है तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है उतनी ज़्यादा नहीं रहती, उसमें एनर्जी भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती कि वो सारे बड़े बड़े पत्थर को अपने साथ बहा के ले जाए। तो वो क्या करती है, सबसे पहले यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर को डाल देती है, फिर उसके बाद थोड़े से बाद छोटे पत्थर, फिर रेत को डाल के फिर सिर्फ पानी बहने लग जाता है। ये नॉर्मल रिवर की ट्रेजेक्ट्री होती है। जैसे अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो आपने देखा होगा जो ऋषिकेश हरिद्वार है, वहाँ पे आपको बड़े बड़े, पहले ऋषिकेश में तो बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको, फिर हरिद्वार की तरफ जाओगे तो छोटे पत्थर आने लग जाते हैं, उसके बाद नीचे जाओगे तो सिर्फ रेत, और फिर उसके बाद बिल्कुल पानी बहता है। तो ये नॉर्मल रिवर का प्रोसेस होता है। बट जब कोसी रिवर को स्टडी करा तो देखा कि जो ये वाला प्रोसेस है ना, ये 30-40 किलोमीटर तक चल रहा है, यानी 30-40 किलोमीटर तक पत्थर मिल रहे हैं, जो कि नॉर्मल नहीं था। तो साइंटिस्ट का कहना है कि जो होलोसीन पीरियड है, ठीक है, यानी आज से कम बहुत साल में पुरानी बातें हैं ये, ठीक है। तो जो होलोसीन पीरियड्स है, अराउंड 11,000 ईयर एगो की बात है। उनका कहना है कि इस टाइम पे क्या होता था, सुपर फ्लड आती थी मॉनसून के टाइम, यानी आज से 11,000 साल पहले भी कोसी में, क्योंकि आपको पता है देखो कोसी है ना जो एंटीसीडेंट रिवर है, यानी हिमालय बनने से पहले की भी नदी है कोसी, है ना। तो उस टाइम भी सुपर फ्लड आते थे जब मॉनसून आता था। तो क्या होता था कि जो वेलोसिटी है कोसी की बढ़ जाती थी और वो पत्थरों को दूर तक लेके जाती थी। तो वो चीज़ मिली है, यानी जो पहले होता था सुपर फ्लड्स आना, वो अब भी रिपीट हो सकता है, तो जिसकी वजह से बिहार में काफ़ी डिजास्टर आ सकते हैं। तो ये स्टडी हुई है, हमने पहले ही साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट कर दिया। तो अब बात हो रही है कि जो इंडिया में जो डिजास्टर है उनको कैसे टैकल किया जाता है। फ्लड को अलग देखे जा रहा है, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सबको डिफरेंटली टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली उसको ना तो समझ पाते हैं ना हम उन इश्यूज़ को सोल्व कर पाते हैं। तो साइंटिस्ट का कहना है कि हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट लेके चलनी होगी। हमें सब चीज़ों को, अगर एक जगह पर लैंडस्लाइड और फ्लड आ रहे हैं तो हम दोनों को इंटीग्रेटेड स्टडी करेंगे तो हम शायद डिजास्टर मैनेजमेंट को बेटर तरीके से टैकल कर सकें और काफ़ी लाइफ्स है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सेव कर सकें। तो उस बारे में ये न्यूज़ थी। जहाँ भी रिवर रिलेटेड कोई भी पॉइंट आएगा वहाँ डालोगे, इवन डिजास्टर रिलेटेड भी आएगा वहाँ भी डाल सकते हो, है ना। तो ये सब पॉइंट था आज के न्यूज़पेपर में, इतना ही। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।